स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना दूसरा सेशन फर्स्ट चैप्टर डिफाइनिंग मार्केटिंग इन न्यू रियलिटीज पे स्टार्ट कर रहे हैं। और इन द लास्ट क्लास हमने ये टॉपिक यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिस्कस नहीं किया था। द 8 डिमांड स्टेट्स। मार्केटिंग के अंदर जो डिमांड होती है वो बुनियादी तौर पे 8 होती हैं, और उनमें क्या फ़र्क होता है आज हम अपने सेक्शन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव डिमांड। और जब हम बात करते हैं नेगेटिव डिमांड की, तो नेगेटिव डिमांड कौन सी डिमांड होती है? विच क्रिएट इफ द प्रोडक्ट इज डिसलाइक। इन जनरल द प्रोडक्ट माइट बी बेनिफिशियल बट द कस्टमर डज नॉट वांट। एक ऐसी प्रोडक्ट जो कस्टमर बज़ाहिर वैसे तो पसंद नहीं करता, लेकिन वो कस्टमर की ज़रूरत है, तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के लिए जो डिमांड रखती है वो हमारे लिए कहलाती है नेगेटिव डिमांड। इसकी एग्जांपल है, जैसे कि टूथपेस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट हम लेते हैं, तो हो सकता है उसकी कोई खास फ्लेवर या खास कलर या कोई ऐसी चीज हमें पसंद ना हो, लेकिन हम उसे खरीदते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरत है। तो ऐसी डिमांड जो हमारी होती है वो कहलाती है नेगेटिव डिमांड। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड किसे कहते हैं? कंज्यूमर मे बी अनअवेयर ऑफ द अंडरस्टैंड इन द प्रोडक्ट। यानी कि ऐसी डिमांड जो अगर कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो जाए तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कंज्यूमर अनअवेयर है, और अनअवेयर होने की वजह से उसको उसकी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो डिमांड क्रिएट ही नहीं कर सका, तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे, कॉलेज स्टूडेंट मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द फॉरेन लैंग्वेजेस। अब जब तक वो उस लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस और अहमियत को नहीं समझते या नहीं जानते तो उनका इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस उसका पता चल जाए तो डिमांड एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये कहलाती है नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड। थर्ड है हमारे पास लेटेंट डिमांड। ये कौन सी डिमांड होती है? थर्ड नंबर पे हमारी, कंज्यूमर में शेयर अ स्ट्रॉन्ग नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी एक ऐसी नीड जो प्रेजेंटली कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट से को कंज्यूम करके अचीव, किसी ऐसी नीड जो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम तो कर रहा है लेकिन उसे फुली सेटिस्फाई नहीं है, ऐसी डिमांड को हम कहते हैं लेटेंट डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे, आई वांट टू ईट आई वांट टू ईट बिकॉज दैट इट इज रियली गुड। लेकिन इसका जो टेस्ट है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज का, वो टेस्ट जो है मुझे 100% सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मकसद है वो इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो ये कहलाती है लेटेंट डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास डिमांड है डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड किसे कहते हैं? कंज्यूमर बिगन टू बाय द प्रोडक्ट लेस फ्रिक्वेंटली और नॉट एट ऑल। यानी पास में वो बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार वो प्रोडक्ट खरीदता था, लेकिन अब उसने उसकी डिमांड या तो कम कर दी या बहुत ज्यादा खत्म कर दी, तो ऐसे में ऐसी डिमांड को हम कहते हैं डिक्लाइनिंग डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे, अचानक ट्रेंड आया सोसाइटी में, लोगों ने तेजी से जो है पैक बॉटल ऑफ वाटर यूज करने शुरू कर दिए, लेकिन अचानक ही लोगों का ट्रेंड चेंज हुआ, लोगों ने दोबारा टैप वाटर शुरू कर दिया। तो ये जो डिमांड ऑफ बॉटल ऑफ वाटर की कम हुई है, ये कंडीशन है डिक्लाइनिंग डिमांड। फिर उसके बाद एक डिमांड है हमारे पास इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड, कंज्यूमर परचेज वेरी ऑन द सीजनल, मंथली और ओकेजनली। जब डिमांड कांस्टेंट नहीं रहती, कभी एकदम बढ़ जाती है, कभी एकदम कम हो जाती है, तो वेरी करती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है, और उसमें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सीजन है, बहुत सारी प्रोडक्ट हम सीजनली परचेज करते हैं, ओकेजनली मौकों के मुनासबत से परचेज कर सकते हैं, कंडीशनली किसी खास कंडीशन में परचेज करते हैं। तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं इरेगुलर डिमांड, जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं। अचानक डिमांड बढ़ जाती है, ये अचानक डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है फुल डिमांड। फुल डिमांड किसे कहते हैं? कंज्यूमर आर एजुकेटली बाइंग ऑल प्रोडक्ट पुट इनटू द मार्केट प्लेस। ये वो डिमांड का मैक्सिमम
पोटेंशियल लेवल होता है जिसपे कंज्यूमर प्रोडक्ट को फुल फ्लैश परचेज कर रहा होता है अपनी नीड के मुताबिक। तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं फुल डिमांड। ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वो डिमांड जिसके अंदर कंज्यूमर की पर्सनल डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस कम होता है और सेकंड पार्टी का ज्यादा होता है, जैसे कि मेडिसिन वगैरह। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास ओवरफुल डिमांड। अब ओवरफुल डिमांड किसे कहते हैं? ओवरफुल डिमांड, more consumer would like to buy the product than can be satisfied। यानी एक ऐसी डिमांड जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर दे और उसके बाद वो दोबारा उस प्रोडक्ट को परचेज करने का स्ट्रॉन्ग आइडिया रखे, तो ऐसी डिमांड को हम कहते हैं फुल डिमांड, जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल मैक्सिमम हो। तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पर वैरायटी ऑफ डिमांड है जिनको हम कहते हैं 8 डिमांड स्टेट्स: नेगेटिव डिमांड, नॉन एग्जिस्टिंग डिमांड, latent डिमांड, डिक्लाइनिंग डिमांड, इरेगुलर डिमांड, फुल डिमांड एंड ओवर फुल डिमांड। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट टाइम हम लास्ट टॉपिक में ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ मार्केट, कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्टेटेड नीड्स, उसके बाद टारगेट मार्केट। यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में अपना सिलसिला डिसकंटिन्यू किया था, यहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थ्री काइंड ऑफ मार्केटिंग चैनल: कम्युनिकेशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड सर्विसेज चैनल। अब कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पेड एंड ओन एंड अर्न मीडिया की हम बात करते हैं। हम कम्युनिकेशन के लिए पेड मीडिया का सहारा लेते हैं या ओन मीडिया का या अर्न मीडिया। ये वो तीन सोर्स हैं जिसके जरिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आउटसोर्सेज से कम्युनिकेट करती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन के दो फ्लो होते हैं। एक कम्युनिकेशन का फ्लो होता है बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, जब हम मार्केट की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, और एक फ्लो होता है आफ्टर फिनिशिंग गुड्स, जब हम अपने प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हम ये तीन सोर्स ऑफ मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर द थ्री स्क्रीन टू रीड द कंज्यूमर: टीवी, इंटरनेट, मोबाइल। इंप्रेशन अकर व्हेन कंज्यूमर व्यू अ कम्युनिकेशन। हमारे पास कम्युनिकेशन में जो सबसे अहम चीज होती है इंप्रेशन, कि जैसे ही हम कंज्यूमर के सामने अपना मैसेज या अपनी कम्युनिकेशन पुट करते हैं, उसका इंप्रेशन क्या है। वो इंप्रेशन फेवरेबल भी होता है, हो सकता है, और अनफेवरेबल भी। अगर इंप्रेशन नेगेटिव हुआ तो मैसेज इग्नोर हो सकता है, और अगर फेवरेबल हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो मैसेज कंसिडरेशन की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है एंगेजमेंट: इज द एक्सटेंट ऑफ द कस्टमर्स अटेंशन एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिकेशन। आया वो हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व, एंगेज, कंसिडरेशन कितनी करता है। क्योंकि कम्युनिकेशन में जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक मैसेज डिलीवर नहीं होगा, और जब तक मैसेज डिलीवर नहीं होगा तो हम मार्केटिंग में अपनी डिमांड हासिल नहीं कर सकेंगे। फिर उसके बाद है वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन, वैल्यू अ सेंट्रल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विसेज एंड प्राइस। हम किसी भी प्रोडक्ट में तीन डायरेक्शन में वैल्यू क्रिएट करते हैं। क्वालिटी की बुनियाद पर वैल्यू क्रिएट होती है, सर्विस की बुनियाद पे वैल्यू क्रिएट होती है, या प्राइस की बुनियाद पे वैल्यू क्रिएट। जब हम किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई यूनिकनेस, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू क्रिएट होगी वो होगी इन अ शेप ऑफ क्वालिटी। जब हम किसी प्रोडक्ट के साथ एक ऐसी सर्विस जो पहले तक उसके साथ अटैच नहीं थी अब अटैच हो गई, या पहले से अटैच सर्विस में मजीद इंक्रीमेंट इजाफा कर देंगे, तो ये वैल्यू कहलाती है सर्विसेज। और नेक्स्ट वैल्यू होती है प्राइस, कि हम जो प्रोडक्ट की प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो कौन सी है, वो कॉम्पिटिटिव है, वो प्रीमियम है, वो मिनिमम है। तो जो प्राइस हमारी है ये भी इन अ शेप ऑफ वैल्यू क्रिएट करती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर वैल्यू परसीव करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट द पर्सनल जजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, परसीव परफॉर्मेंस इन रिलेशनशिप टू एक्सपेक्टेशन। सेटिस्फैक्शन को समझना बड़ा चैलेंजिंग है,
क्योंकि सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी से नहीं है, सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट की क्वालिटी उसकी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर डिससेटिस्फाई होगा। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक नॉर्मल है और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उसको मीट करती है, तो कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा। अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट कम है और प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा है, तो कंज्यूमर सिर्फ सेटिस्फाई नहीं, डिलाइट होगा, यानी बहुत मोर सेटिस्फाई होगा। सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक दो फैक्टर से है, अवेलेबल ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। आज के बिजनेस के चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स प्रोड्यूसर बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही। और यही वजह है कि आज के दौर में सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल करना कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जिसके बगैर हमारी ग्रोथ और सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के हवाले से मैं आपको एक ओवरव्यू दे चुका हूँ। द सप्लाई चेन इज अ लॉन्गर चैनल strengthening from the raw material to a component to finished product carried to the final buyer। एक ऐसा लॉन्ग प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल से शुरू होता है और मैन्युफैक्चरिंग से होता हुआ फाइनल बायर तक चला जाता है। इसे हम कहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कोलिब्रेशन करते हैं विद सप्लायर और जिसमें कोलिब्रेशन करते हैं विद कस्टमर। नेक्स्ट उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन इंक्लूड ऑल द एक्चुअल एंड potential reveal offering and substitutes a buyer might consider। कंपटीशन एक वॉर है, किसके दरमियान, प्रोड्यूसर के दरमियान, किस चीज की, क्वालिटी की, प्राइस की और सर्विस। हर कोई जब तक प्रोड्यूसर कम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट नहीं करता, वो कंपटीशन में कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद मार्केटिंग इन्वायरमेंट, टास्क इन्वायरमेंट और ब्रॉड इन्वायरमेंट। टास्क इन्वायरमेंट यानी हम मार्केटिंग का जो स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक टारगेट अचीव करते हैं उससे रिलेटेड हमें क्या अवेलेबल है इन्वायरमेंट, और ब्रॉड इन्वायरमेंट ओवरऑल मार्केट की इन्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट उसके बाद द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज। मार्केटिंग की न्यू रियलिटीज में तीन फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्नोलॉजी, आज का दौर इन्वेंशन का दौर है, आज का दौर इनोवेशन का दौर है। और आज के दौर में अगर हम इन इन्वेंशन और इनोवेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो हम इस दौर कंटेम्प्रेरी टाइम के साथ चल सकेंगे। और अगर हम इन इन्वेंशन और इनोवेशन को रिजेक्ट कर देंगे तो हमारे कंपटीटर हमसे आगे निकल जाएंगे। तो आज का दौर है एडॉप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करना, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करना है, हमें टेक्नोलॉजी से बेनिफिट लेना। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। आज तमाम दुनिया के मैन्युफैक्चर, ये तमाम प्रोड्यूसर दूसरी कंट्रीज की मार्केट में फुल फ्लैश इंटर हो चुके हैं। और जिससे सबसे बड़ा जो एक चैलेंज बढ़ा है वो है सीवियर कंपटीशन। एग्जाम्पल के तौर पे आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस ये माउस बनाने की जो है सिर्फ 10 कंपनी थी, लेकिन आज हमारी पाकिस्तान में 50 कंपनी इंटरनेशनल आ गई। तो नतीजा क्या हुआ, कंपटीशन प्लस ही मल्टीप्लाई हो गया। तो आज ग्लोबलाइजेशन है, ये भी मार्केटिंग की न्यू रियलिटीज है। और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे अहम फैक्टर। आज के दौर में प्रोड्यूसर की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आज से पहले कंज्यूमर सिर्फ एक्सपेक्ट करता था अ गुड प्रोडक्ट विद गुड क्वालिटी। लेकिन आज जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर से एक्सपेक्ट सिर्फ गुड प्रोडक्ट एंड गुड क्वालिटी नहीं, बल्कि ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट को तो नुकसान नहीं है, जिससे जिससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग का सामना तो नहीं करना पड़ रहा, जिससे हमारी एनवायरनमेंट को तो कोई लॉसेस नहीं है। तो ये जो पूरा एक सेशन चला जाता है ये कहलाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज का कंज्यूमर इतना इंफॉर्मेटिव, इतना क्रिएटिव और इतना नॉलेजेबल है कि वो ये देखता है कि कौन सा प्रोड्यूसर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
सीरियसली फोकस करता है और कौन सा प्रोड्यूसर नहीं करता। तो आज के दौर में जो न्यू रियलिटीज में सबसे अहम फैक्टर है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बेयर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज। आज के दौर में कंज्यूमर की कैपेबिलिटीज भी चेंज हो रही हैं, और उस चेंजिंग में क्या क्या मेन पॉइंट है? कैन यूज द इंटरनेट एज अ पावरफुल इंफॉर्मेशन एंड परचेजिंग एड। आज के दौर में कंज्यूमर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट खरीदने से पहले लोकल और इंटरनेशनल मार्केट का सर्वे करता है, कंपैरिजन करता है, और उसके बाद डिसीजन लेता है व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। तो ये जो है कंज्यूमर यूज करता है इंटरनेट, और ये बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन सोर्स है, जिसके जरिए उसकी परचेजिंग प्रोसेस में मदद मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास, कैन सर्च कम्युनिकेट एंड परचेज ऑन द मूव। कम्युनिकेशन के जरिए, इंफॉर्मेशन के जरिए जब वो जाकर मार्केट सर्च करता है, तो वो जो परचेजिंग है उसके अंदर मूवमेंट, यानी उसकी परचेजिंग के दरमियान आने वाली वेरिएशन चेंजिंग, ये आज के दौर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट है, कैन टैप इनटू द सोशल मीडिया टू शेयर ओपिनियन एंड एक्सप्रेस लॉयल्टी। कंज्यूमर आज के दौर में किसी कोई प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देने के लिए जो एक आसानी से प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करता है वो सोशल मीडिया। और उस पे आप देखते हैं कि बहुत सारे कंज्यूमर फीडबैक है जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी। ये भी एक बहुत बड़ी सोर्स है, ये कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंज आया है और उसकी कैपेबिलिटी। नेक्स्ट एक पॉइंट है, कैन एक्टिवली इंटरेक्ट विद कंपनीज। क्या कंज्यूमर एक्टिवली कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? आज कंपनीज अपने डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट कर रही हैं, और जिससे उनसे कंज्यूमर की वैल्यूएबल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है। अब जब न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज है तो न्यू कंपनीज कैपेबिलिटीज भी हैं, ताकि हम उसको मीट कर सकें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, न्यू कंपनी कैपेबिलिटीज कैन यूज इंटरनेट एज ए पावरफुल इंफॉर्मेशन and sales channel, including for individually differentiated goods। कंपनी को भी इंटरनेट को एज ए पावरफुल सोर्स यूज करना है, किसके लिए? अपने सेल्स चैनल के लिए, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचा सके। आज हर कंपनी से अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, आज तेजी से ऑनलाइन सेल चल रही है। तो ये भी कंपनी की जो है कैपेबिलिटीज में न्यू चेंजिंग है। नेक्स्ट है, कैन कलेक्ट fuller and richer information about the market, customer, prospect and competitor। क्या हम तेजी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के बारे में, कंपटीटर के बारे में, थ्रू आउट लेटेस्ट एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कंपटीशन के फाइट में हमें सपोर्ट करती है और हमें कंपटीटर का मुकाबला करने के काबिल बनाती है। Next one is, can reach customer quickly and different efficiently via social media and mobile marketing, sending targeted ads, coupons and information। क्या आप आसानी से कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, मोबाइल मार्केटिंग के जरिए, जिसके तहत आप कंज्यूमर तक पहुंच के अपने मैसेज को डिलीवर भी कर सकें, डिमांड भी हासिल करें? तो ये आज में इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल नजर आ रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया को एज ए चैनल ऑफ एडवर्टाइजमेंट यूज कर रही हैं और कंज्यूमर तक पहुंच रही हैं। और बहुत सारी कंपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रही है, वो मोबाइल फोन में एसएमएस के जरिए उसको एग्जीक्यूट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है, कैन इम्प्रूव परचेजिंग, रिक्रूटिंग एंड इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट कम्युनिकेशन। आज का ऑर्गेनाइजेशन जो है इंट्रानेट और एक्सट्रानेट को यूज कर रही है कम्युनिकेशन के जरिए। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएट करते चले, इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट। इंटरनेट वो टेक्निक है जिसके जरिए ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपनी इंटरनल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करती है, तो वो प्रोसेस कहलाता है इंटरनेट। और एक्स्ट्रा नेट कहलाता है जिसके जरिए वो एक्सटर्नल सोर्सेज को भी एक्सेस देती हैं, और जिनके साथ जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो कहलाता है, जैसे सप्लायर, कस्टमर एंड एक्सेट्रा।
तो वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। तो आज के दौर में कंपनीज दोनों टेक्निक यूज कर रही है, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट है कैन इम्प्रूव कॉस्ट एफिशिएंसी। क्या इन तमाम की बुनियाद पे आज के दौर में जो कंपनीज का सबसे बड़ा चैलेंज है, हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हम कैसे अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल पर ले जा सकते हैं। तो आज के दौर में कंपनी, क्योंकि प्रॉफिट का दारोमदार है, कंपनी का दारोमदार होता है प्रॉफिट मार्जिन पे। एक टाइम था जब कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए प्राइस इंक्रीज करती थी, लेकिन आज की कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ये अलाउ नहीं करती कंपनीज को कि वो प्राइस को इंक्रीज करें। ऐसे में कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, जितना वो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे उतना ही ज्यादा उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और जितना उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा उतने ही ज्यादा उनकी टारगेट एंड गोल अचीव हो गए। तो कैन इम्प्रूव द कॉस्ट एफिशिएंसी। तो ये तमाम फैक्टर कॉस्ट एफिशिएंसी में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग द चैनल्स। आज के दौर में जो चेंजिंग आ रही है वो चैनल्स के आ रही है। डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इस रिटेल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो है प्राइवेट लेवल, मेगा ब्रांड्स एंड रेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट उसके बाद है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर तीन हमारे फैक्टर होते हैं: मार्केटिंग बैलेंस, मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी, मार्केटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग बैलेंस, मार्केटिंग बैलेंस किसे कहते हैं? मार्केटिंग बैलेंस के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं कि मार्केटिंग के तहत हमने प्लान की है गोल एंड ऑब्जेक्टिव, आया वो अचीव हो रहे हैं। और बैलेंस के जरिए हम अपने तमाम डायमेंशन को कवर करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल मौजूद है या नहीं। मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी, ये वो प्रोसेस है जिसके तहत हम देखते हैं कि मार्केटिंग में जो हम कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं और उसके रिएक्शन में जो हमारे बेनिफिट हैं उनमें इजाफा कितना हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमने कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज 10% बढ़ाए और बेनिफिट में सिर्फ 2% इजाफा हुआ। इसका मकसद है कि ये हमारे लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या टेक्निक फेवरेबल नहीं है। लेकिन अगर हमने रिसोर्सेज कंजम्पशन में 2% इंक्रीमेंट किया, बेनिफिट में 10% इजाफा हुआ, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेटेजी फेवरेबल है। तो ये मार्केटिंग अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। एंड नेक्स्ट थर्ड स्टेप है मार्केटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। आज हर ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के बगैर न सर्वाइव कर सकती है, न ग्रोथ हासिल कर सकती है। बगैर मार्केटिंग के वो आगे रन नहीं कर सकती। कंपनीज ओरिएंटेशन टू द मार्केट प्लेस। कंपनी की जो ओरिएंटेशन है मार्केट प्लेस की तरफ, वो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनमें सबसे पहला है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं कि हम जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के मेथड, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये तमाम चीजों को हम इसके अंदर फोकस करते हैं। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है अचीव करने का, कि कोई भी प्रोडक्ट उसकी मिनिमम प्राइस में मैन्युफैक्चर हो या मैक्सिमम में, मिनिमम प्राइस में किस तरह मैन्युफैक्चर हो कि उसकी क्वालिटी स्टेबल रहे, यानी डिजायर क्वालिटी रहे, ये क्वालिटी रिड्यूस हो जाए, डेफिनेटली स्टेबल रहे, डिजायर क्वालिटी रहे। तो ये बुनियादी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को प्लान करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि हम क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। क्या हम वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिसके अंदर कंज्यूमर की सिर्फ नीड्स हो, या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जिसमें कंज्यूमर की नीड्स भी हो, वांट्स भी हो। वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन से कम हो, या वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो या कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाए, उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसके डिजाइन, उसकी तमाम डिटेल। तो ये हम फाइनल करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट को सेल किस तरह किया जाए।
यानी आने वाली डिमांड को फुलफिल किस तरह किया जाए, क्योंकि अगर सेलिंग प्रोसेस इफेक्टिव नहीं होगा तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट भी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल पे इन्फ्लुएंस रखता है। एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट अगर ऑर्डिनरी और क्लमजी वे में सेल की जाती है तो कंज्यूमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, और अगर एक नॉर्मल प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिवली सेल की जाती है तो कंज्यूमर सेटिस्फाई हो सकता है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हम डिटरमाइन करते हैं कि हम कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे किस तरह और आने वाली डिमांड को फुलफिल किस तरह करेंगे। फिर हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जरिए हम डिटरमाइन करते हैं वो तमाम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वो तमाम मार्केटिंग टैक्टिक्स, वो तमाम मार्केटिंग प्लानिंग जिसके जरिए हम इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू क्रिएट कर सके, डिमांड हासिल कर सके, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके। और लास्ट में हमारे पास होलिस्टिक मार्केट के हमारे पास जो है 4 फैक्टर होते हैं। इसमें सबसे पहला है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल मार्केटिंग स्ट्रक्चर। उसके अंदर सबसे पहले तो आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कि हर कंपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखती है जिसकी बुनियाद पे कंपनी ग्रो करती है, सर्वाइव करती है। नेक्स्ट होता है उसका सीनियर मैनेजमेंट। फिर सीनियर मैनेजमेंट जो है हायरार्की मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि उनकी एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज क्या है। और फिर अदर डिपार्टमेंट, वो अदर डिपार्टमेंट जो एंगेज है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये इंटरनल मार्केटिंग कहलाती है, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट यानी टॉप मैनेजमेंट, अदर डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब मिलते हैं तो ये कहलाती है इंटरनल मार्केटिंग। सेकेंड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहलाता है। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन। किस तरीके से हम या ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों साइड, इंटरनल विद एम्प्लॉइज, एक्सटर्नल विद आउटसोर्सेज, गवर्नमेंट, कंज्यूमर, सप्लायर। तो आपके जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप जो प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसी किस नौइयत की है। और थर्ड है चैनल्स। आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, वो चैनल आप दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल उसे कहते हैं जो प्रोड्यूसर खुद फेस टू फेस कंज्यूमर से डील करता है और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाता है। और इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं जिसमें प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर को डील नहीं करता बल्कि मिडिल मैन मौजूद होते हैं। तो आप किस तरीके के चैनल यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद प्रीफरेंस मार्केटिंग में सबसे है पहले है सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू आपकी प्लान रेवेन्यू क्या है और आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है। अक्सर प्लान रेवेन्यू ज्यादा होता है और एग्जिस्टिंग रेवेन्यू कम होती है, तो आपका सेल्स रेवेन्यू का टारगेट क्या है। नेक्स्ट, ब्रांड इक्विटी एंड कस्टमर। आप जो ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, जो ब्रांड बना रहे हैं, उसकी इक्विटी कैसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट, एथिक्स इन्वायरमेंट। एथिक्स आज के दौर में जो है एथिकली कंसिडरेशन भी बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर एथिक्स को बड़ी वैल्यू है कि आया ऑर्गेनाइजेशन एथिकली। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करता चुका हूँ कि एक कंसिडरेशन होती है एथिकली और एक होती है लीगली। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सी फॉलोइंग एथिकली है और कौन सी लीगली। तो वो तमाम एक्टिविटीज या वो तमाम ऐसी नेगेटिव है जिसकी पनिशमेंट डिक्लेयर हो जाती है तो वो लॉ में शामिल हो जाती है, वो लीगल में चली जाती है लॉ। वो तमाम ऐसे एक्ट जिनका पनिशमेंट डिक्लेयर नहीं होती लेकिन डिक्लेयर होता है कि ये नेगेटिव एक्ट है तो वो एथिकली। क्या ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स को वैल्यू देती है, एथिक्स की फॉलोइंग करती है, ये भी हम चीज है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। बुनियादी तौर पे बिजनेस की दो इन्वायरमेंट होती है, एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेमिसेस की इन्वायरमेंट और एक एक्सटर्नल, जिस शहर, जिस मुल्क और जिस प्लानिट पे ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उस इन्वायरमेंट की, ये दोनों इन्वायरमेंट के बिजनेस के फेलियर और सक्सेस में अहम रोल होता है। नेक्स्ट है लीगल। मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया एथिक्स एंड लॉ। लॉ की फॉलोइंग करनी है। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन लॉ की फॉलोइंग में परफेक्ट होती है लेकिन एथिक्स में वीक होती है। क्यों? क्योंकि एथिक्स में प्रेशर नहीं होता। लेकिन एक वेल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लॉ एंड एथिक्स
दोनों को फॉलो करती है और इसी तरह वो लॉन्ग लाइफ अचीव करने में कामयाब हो जाती है। और नेक्स्ट है कम्युनिटी। और फिर आप किस तरह की कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, किस तरह की कम्युनिटी में रिलेशनशिप है, ये तमाम फैक्टर मिलते हैं तो ये कहलाती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टेप है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर के साथ प्रोड्यूसर का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बहुत अहम है कस्टमर लॉयल्टी के अंदर। अगर ये इस रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, इस रिलेशनशिप की बुनियाद पे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट और चेंजिंग आएगी, तो ये रिलेशनशिप जो है बहुत हमें फायदे बेनिफिट्स पहुंचाता है। नेक्स्ट है चैनल्स। आप जो है रिलेशनशिप में जो आपके मिडिल मैन है, सप्लायर है, ये तमाम चैनल जो आपके मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में हम रोल प्ले कर रहे हैं, इनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं। उसके बाद है पार्टनर्स। जो ऑनर्स हैं, ये पार्टनर है, इनके आपस में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप विद कस्टमर, रिलेशनशिप विद चैनल्स, रिलेशनशिप विद पार्टनर्स, ये तमाम मिलते हैं तो ये कहलाती है रिलेशनशिप मार्केटिंग। और इन चार फैक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये कहलाती है होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग में हमने पहले पॉइंट डिस्कस किया इंटरनल मार्केटिंग, सेकंड पॉइंट किया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, नेक्स्ट किया परफॉर्मेंस मार्केटिंग और नेक्स्ट किया रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के चार पॉइंट हमारे पास होते हैं, प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, थर्ड प्रमोशन, फोर्थ प्लेस। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि इसमें सबसे अहम जो मार्केटिंग में फैक्टर है वो है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट होगी तो उसकी कोई प्राइस भी होगी, प्रोडक्ट होगी तो उसकी कोई प्रमोशन भी होगी, प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए किसी प्रेस की भी जरूरत होगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो रिमेनिंग तीन फैक्टर का कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट के अंदर हम बात करें तो प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं प्रोडक्ट वैरायटी, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी वैरायटी क्या क्या है। नेक्स्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कंपिटिटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। नेक्स्ट डिजाइन, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसमें क्वालिटी से ज्यादा अहम होता है उनका डिजाइन, तो प्रोडक्ट की डिजाइन अट्रैक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट फीचर, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है जिनमें डिजाइन से ज्यादा अहम होते हैं उनके फीचर, जैसे कि सेल फोन वगैरह, तो उसमें हम देखते हैं कि उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद ब्रांड नेम, अगर हम किसी प्रोडक्ट को ब्रांड बना रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा। एक प्रोडक्ट के अंदर अहम फैक्टर है पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होगी, क्योंकि पैकिंग प्रोडक्ट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी अहम होती है और पैकिंग कस्टमर के अट्रैक्शन के लिए भी अहम होती है। पैकिंग पहले नजर आती है, प्रोडक्ट बाद। नेक्स्ट है साइज। हर प्रोडक्ट का साइज एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ प्रोडक्ट का साइज हैवी होना क्वालिटी को पॉजिटिव साइन पॉजिटिवली शो करता है। कुछ प्रोडक्ट का कुछ प्रोडक्ट का साइज, यानी साइज भी क्वालिटी का एक सब पॉइंट है। और साइज के लिहाज से जो है आज का दौर मिनिटराइजेशन का है और हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और उनके साइज मिनिमाइज होते जा रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल है जैसे टेलीविजन से एलईडी तक का जो हमने ट्रैवलर सफर किया है, ये एक चेंजिंग है साइज के अंदर। नेक्स्ट है सर्विसेज। सर्विसेज भी एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी होती है जिनके साथ सर्विस ऐड होती है। इसकी एग्जाम्पल है जैसे सेल फोन के साथ वारंटी। सर्विसेज के अंदर वारंटी एंड रिटर्न दो फैक्टर है, या तो हम सर्विस वारंटी की देंगे और नेक्स्ट देंगे रिटर्न की, कि आया रिटर्न फैसिलिटीज है या नहीं। प्रोडक्ट के पास सेकंड हमारे पास जो की है वो प्राइस। प्राइस पे अगर हम बात करें तो प्राइस डिटर्मिनेंट फैक्टर की भी हम बात करते चले कि प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कैसे होगी। तो बहुत सारे फैक्टर है, उनमें से जो मेन फैक्टर है वो है एक तो डिमांड एंड सप्लाई। जिन प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है उनकी प्राइस हाई हो जाती है, जिनकी डिमांड कम होती है उनकी प्राइस कम हो जाती है। एक और अहम फैक्टर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी, जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी उसकी प्राइस भी कम होगी। अलाउंसेस, पेमेंट पीरियड, क्रेडिट टर्म, ये तमाम फैक्टर कि आया प्रोडक्ट कैश में डील की जाएगी या कैश में डील की जाएगी, पेमेंट टर्म क्या होगी, चेक के जरिए, कैश के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, ये तमाम चीजें जो है अब मिलती हैं तो ये फैक्टर कहलाता है प्राइस। तो प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट की सक्सेस में जो एक अहम फैक्टर सेकंड है वो है प्राइस। अगर प्राइस के अंदर एरर,
अगर प्राइस के अंदर नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट, तो फिर हमारी प्रोडक्ट के फेलियर होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रमोशन। थर्ड हमारा जो मार्केटिंग का फैक्टर है जिसे हम कहते हैं प्रमोशन। इसके अंदर पहला है सेल्स प्रमोशन। हम जब तक प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी के लिए प्रमोशनल मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कामयाब नहीं होंगे डिमांड हासिल करने में। जब तक डिमांड नहीं होगी उस वक्त तक हमारी सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो रेवेन्यू, रेवेन्यू नहीं तो प्रॉफिट नहीं, और मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का फ्लॉप हो जाएगा। तो सेल्स प्रमोशन के अंदर हम जो यूज करते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट जिसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? एक ऐसा कंसाइज मैसेज जो हमेशा पेड होता है, फेवरेबल होता है, और जो कंज्यूमर की अट्रैक्शन को अचीव करता है। तो एक खास कैरेक्टरिस्टिक एडवर्टाइजमेंट की है कि एक शॉर्ट मैसेज होता है, दूसरा ये पेड होता है, तीसरा ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो एडवर्टाइजमेंट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मेथड। नेक्स्ट है सेल फोर्सेस। हम कौन कौन सी सेल फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं? यानी हमारे पास सेल्स टीम कैसी है, हमारे पास सेल्स से रिलेटेड और ग्रुप क्या क्या है, और वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो ये प्रमोशन का हिस्सा है। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन। क्या हम पब्लिक रिलेशन को स्टार्ट करेंगे? और पब्लिक रिलेशन ये होता है कि हम अपने कंज्यूमर को एज ए कंज्यूमर नहीं, एज ए फ्रेंड ट्रीट करें, उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें। प्रोस्पेक्ट कस्टमर, जो जो भी कस्टमर है उनके साथ रिलेशनशिप की बुनियाद पर हम उनकी डिमांड को हासिल करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए भी हम ये भी इट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोशनल मेथड, और जिसके जरिए हम मार्केटिंग की डिमांड हासिल करते हैं। लास्ट हमारे पास जो है मार्केटिंग का फैक्टर, वो है प्लेस। प्लेस कहते हैं वो जगह, हर प्रोडक्ट हर जगह पे फेवरेबल नहीं है, हर प्रोडक्ट के लिए खास जगह है, और जब तक वो उस खास जगह पर नहीं जाएगी उसकी डिमांड हासिल नहीं होगी। प्लेस के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं चैनल्स। चैनल्स यानी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन कौन से प्लेसेस में बनाए ले जहाँ से प्रोडक्ट होती हुई कंज्यूमर तक पहुंचेगी। कवरेज, स्टैंड, लोकेशन, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको बताया ट्रांसपोर्टेशन हासिल की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हम अचीव करते हैं प्लेस यूटिलिटी। इन्वेंट्री के जरिए हम डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और लोकेशन के जरिए हम राइट प्रोडक्ट एट राइट स्पॉट पर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये रोल कहलाते हैं, ये फैक्टर ऑफ प्लेस। ये हमारे चार कंपोनेंट्स है मार्केटिंग के: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपडेटिंग फोर पीस। मार्केटिंग के जो अब लेटेस्ट और ओल्ड फोर पीस में फर्क। अगर हमने प्रीवियस फोर पीस देखे मार्केटिंग मिक्स के, तो उसमें था प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन एंड प्राइस। लेकिन आज की जो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट फोर पीस है, उसमें पहला फैक्टर है पीपल, सेकंड है प्रोसेसेस, थर्ड है प्रोग्राम, और फोर्थ है परफॉर्मेंस। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हमें नजर आता है कि पहले हमारे मार्केटिंग मिक्स के जो कॉन्सेप्ट था वो ज्यादातर बेस्ड था प्रोडक्ट ओरिएंटेड, वो था प्रोडक्ट ओरिएंटेड। लेकिन आज के जो मार्केटिंग मिक्स के कंपोनेंट्स है वो है पीपल ओरिएंटेड। तो आज के दौर में हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं? लोगों पे करते हैं, प्रोसेस पे करते हैं, प्रोग्राम पे करते हैं, और परफॉर्मेंस पे करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क। मार्केटिंग मैनेजमेंट के टास्क क्या क्या? यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे थ्री मेजर मार्केटिंग फोर्सेस। इसमें सबसे पहले है टेक्नोलॉजी, सेकंड है ग्लोबलाइजेशन, थर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्केटिंग मैनेजमेंट के जरिए जो हम एग्जीक्यूट या अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले है फैक्टर है टेक्नोलॉजी, प्रॉपर यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड है ग्लोबलाइजेशन। आज हर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली बिजनेस करना चाहती है और बिजनेस कर रही है, और इसी के जरिए वो बेनिफिट हासिल कर रही है, कॉम्पिटिटिव बेनिफिट हासिल कर रही है, प्रॉफिट ओरिएंटेड बेनिफिट हासिल कर रही है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आज की ऑर्गेनाइजेशन विदाउट अडॉप्टिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बियर करना है।
नेक्स्ट, टू की मार्केटेड आउटकम्स। मार्केटिंग के जो दो अहम फैक्टर है वो है न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटीज, न्यू कंपनीज कैपेबिलिटीज। कंज्यूमर की न्यू कैपेबिलिटीज यानी उसमें क्या क्या चेंज आया है और कंपनी की कैपेबिलिटीज में क्या चेंज आया है, और इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत है। अगर इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस या वेरिएशन होगा तो कभी भी हम अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे। और इनमें जितनी ज्यादा सिमिलरिटी या मैचिंग होगी उतना ही ज्यादा हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास फोर फंडामेंटल पिलर्स ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग के जो फोर पिलर्स हैं उसमें सबसे पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। और रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम बात कर चुके हैं कि हम दो डायमेंशन में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। एक अपने कस्टमर के साथ यानी कंज्यूमर के साथ, और एक अपने सप्लायर्स के साथ। तो जितने अच्छी हमारी रिलेशनशिप होगी उतनी हमारे कंपटीटिव एडवांटेज इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, जिसमें हमने देखा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर हमने चार फैक्टर होते हैं और उसको एग्जीक्यूट किए बगैर हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट इंटरनल मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग का, मैनेजमेंट मार्केटिंग की, और उसके बाद अदर डिपार्टमेंट, और फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो ये टोटल चार पिलर्स है होलिस्टिक मार्केटिंग के। इन सब की बुनियाद पे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क को अचीव करने की पोजीशन में आते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के टास्क क्या क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो सबसे पहला टास्क है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान। सबसे बुनियादी पॉइंट है कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाएं और फिर उन स्ट्रेटेजीज पे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करें कि किस तरीके से हम उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। सेकंड स्टेप है कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट। और फिर हम क्या करते हैं, सेकंड हम जो मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क है कैप्चरिंग मार्केटिंग इनसाइट। हम मार्केटिंग को किस तरीके से कैप्चर करेंगे और किस तरीके ऑब्जर्व। नेक्स्ट है कनेक्टिंग विद कस्टमर, कस्टमर के साथ हमारा कनेक्शन क्या होगा। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड, हम ब्रांड किस तरह क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएट वैल्यू, हम वैल्यू किस तरह क्रिएट करेंगे। डिलीवरिंग वैल्यू, वैल्यू को डिलीवर किस तरह करेंगे। कम्युनिकेटिंग वैल्यू, वैल्यू को कम्युनिकेट किस तरह करेंगे। और लास्ट जो हमारे पास टास्क होता है वो होता है कंसीडरिंग मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। और मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर लॉन्ग टर्म फॉलो करना ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव हो सके। यहाँ यहाँ पर आके हमारा जो है आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। और इसके अंदर हमने फोकस किया चैप्टर था डिफाइनिंग न्यू रियलिटीज ऑफ मार्केटिंग। अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें लेक्चर को, ये दो हमारे लेक्चर कवर हुए हैं। हमारा जो मेन पॉइंट था वो पॉइंट था डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर न्यू रियलिटीज। इसमें हमने डिस्कस किया द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड हमने डिस्कस किया द मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने डिस्कस किया विनिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग को विन किस तरह किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का स्कोप क्या है। फिर हमने डिस्कस किया इस नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एक डिमांड स्टेट्स, बुनियादी तौर पर डिमांड कितनी तरह की होती है और वो क्या क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया द स्कोप ऑफ मार्केटिंग, हु मार्केट, कौन मार्केट करता है। नेक्स्ट मार्केट्स कितनी नौयत की होती हैं। नेक्स्ट की कस्टमर मार्केट कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। फिर हमने डिस्कस किया नीड्स वांट्स एंड डिमांड। फिर हमने डिस्कस किया फाइव टाइप ऑफ नीड्स, कितनी तरह की नीड्स होती हैं। नेक्स्ट टारगेट मार्केट पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन। फिर हमने डिस्कस किया कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग चैनल्स। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पेड ओन एंड अर्न मीडिया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इम्प्रेशन एंड एंगेजमेंट। फिर हमने डिस्कस किया वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। फिर हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन।
फिर हमने डिस्कस किया कंपटीशन, फिर हमने डिस्कस किया मार्केटिंग एनवायरनमेंट, न्यू मार्केटिंग रियलिटीज, न्यू कस्टमर कैपेबिलिटीज, न्यू कंपनीज कैपेबिलिटीज, changing channels, marketing in practice, marketing orientation and marketplace, companies orientation, the marketplace, marketing mix, different between old marketing piece and modern marketing piece, मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क, मार्केटिंग मैनेजमेंट के टास्क क्या क्या होते हैं, और लास्ट में मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क के जो डिफरेंट टाइप थी वो हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे आके आज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। सामने